अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की एलोट्रॉपिक फॉर्म हम किन को कहते हैं? अगर हम देखें, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म which have quite different physical and chemical properties। एलिमेंट एक से ज्यादा अशकाल में पाए जाते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म। एक अशकाल से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, विच हैव क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी कीमियाई खसूसियात और तबई खसूसियात जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एलिमेंट देखें ऑक्सीजन, ये एक ही एलिमेंट है लेकिन ये दो मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है, जैसा कि O3 ओजोन की हालत में और O2 ऑक्सीजन गैस की हालत में। ऑक्सीजन गैस का हम सांस ले सकते हैं जबकि O3 ओजोन में हम सांस नहीं ले सकते। है तो सेम ही एलिमेंट, सिर्फ फर्क क्या है कि ये 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है और ये ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना है। इसीलिए ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप है, कौन से? O3 एंड O2। और ये जो टर्म है जिसमें एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में पाया जाता है, मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म में पाया जाता है, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस होती हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? एलोट्रोपी है। क्या है? एलो इस पूरे फिनोमिने को हम एलोट्रोपी कहते हैं। अब उसके बाद ये तो हमने ऑक्सीजन के पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट हमने देखना है कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं। पहले नंबर पे डायमंड, दूसरे नंबर पे है ग्रेफाइट और तीसरे नंबर पे है बर्गमिस्टर फुलरीन। 3 हालतों में पाए जाते हैं। अब इन तीनों हालतों को हमने डिटेल से स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन। कार्बन जो है वो डायमंड की हालत में कैसे पाया जाता है? डायमंड में अगर हम देखें तो डायमंड जो है फॉर्म जायंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डायमंड के अंदर कार्बन के जो है एटम वो मिलके एक जायंट मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। आपकी बुक में सिर्फ डायमंड के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ आपने ये एक लाइन ही याद करनी है। इसमें कार्बन के एटम आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं। और डायमंड की प्रॉपर्टी ये है कि इस दुनिया के अंदर सबसे जो हार्डेस्ट थिंग है, सबसे मजबूत चीज है, वो कौन है? डायमंड है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो ग्रेफाइट जो है ये लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है। लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की एक तह है ऑफ हेक्सागोन रिंग ऑफ कार्बन। और यहां पे कार्बन के एटम्स के दरमियान 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनता है और फिर वो 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अटैच होके एक सिंगल लेयर बना देता है, जिसे हम कहते हैं कि वो ग्रेफाइट है। लेकिन होते ये भी कार्बन ही है। डायमंड में कार्बन की अरेंजमेंट और थी, यहां पे ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की अरेंजमेंट और है। अब हेक्सागोन हम किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5
6, 6 कोने बन गए। हर कोने के अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ है ऐसे अटैच होती है और एक रिंग दूसरे रिंग के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है और मिलके ये एक लेयर बना देते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रेफाइट कहेंगे। इसी तरह ये एक नहीं है, हजारों की तादाद में लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं ग्रेफाइट के अंदर। अब तीसरे नंबर पे जो कार्बन का एलोट्रोप है वो है बकमिंस्टर फुलरीन। शॉर्ट में हम इसे अकेला फुलरीन भी कह सकते हैं। अगर हम बकमिस्टर फुलरीन को देखें, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ये स्फीयर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्फीयर स्ट्रक्चर, स्फीयर का मतलब होता है बिल्कुल होलो, गोल, स्फीयर की तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम बकमिस्टर फुलरीन कहेंगे। इसके अंदर कार्बन एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं? इसमें भी कार्बन के 2 रिंग होते हैं, एक रिंग नहीं होता। यहां पे कार्बन का एक रिंग था 6 कोनों वाला जिसे हमने हेक्सागोन कहा था। यहां पे कार्बन के 2 रिंग हैं, पेंटागन प्लस हेक्सागोन। 6 कोनों वाला कार्बन भी और 5 कोनों वाला कार्बन भी मिलके इस तरह तरतीब पाते हैं कि उनका क्या बन जाता है? स्फीयर बन जाता है, बॉल की तरह का स्ट्रक्चर जो बन जाता है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, ये पहले हमारे पास है 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कोनों वाला कार्बन हो गया। इसी तरह इनके साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इस तरह 6 कोनों वाले कार्बन के एटम्स के रिंग और 5 कोनों वाले कार्बन के एटम्स के रिंग इस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं कि ये बॉल की तरह का, स्फीयर की तरह का ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसलिए हम इनको पेंटागन और हेक्सागन कहते हैं। पेंटागन 5 कोनों वाला और हेक्सागन 6 कोनों वाला। फिर उसके बाद अगर हम बकमिस्टर फुलरीन की प्रॉपर्टीज देखें, ये क्या होते हैं? स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये स्टेबल होते हैं, मुस्तहकम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है और हमेशा जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा वो चीजें जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाती हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? ऑयली चीजें वगैरह। हमेशा ऑयल के अंदर हल हो जाएगा। ऑयल के अंदर बाकी चीजें जो है वो डिसॉल्व नहीं होंगी जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड नहीं मौजूद होगा। इसलिए इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है और ये डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। केज, केज किसे कहते हैं? पिंजरे को। बिल्कुल पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर, जिस तरह पिंजरा होता है उस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी बकमिस्टर फुलरीन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम देखें, जो बकमिस्टर फुलरीन है ये नॉट डिस्चार्ज्ड, ये कभी भी चार्ज नहीं होते। हमेशा वो चीज चार्ज होगी जिनके अंदर आजाद इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे या आजाद आयंस मौजूद होंगे। इनके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में होंगे, जोड़े की फॉर्म में। जब भी बॉन्ड बनता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, क्योंकि जो बकी बॉल भी हम इसे कहते हैं या बकमिस्टर फुलरीन है, ये केज की तरह का गोल या सफेयर जैसा इसका स्ट्रक्चर है। इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई भी हद नहीं होती, तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकेला नहीं पाया जाता। जब इलेक्ट्रॉन्स अकेला नहीं पाया जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
ये बिजली को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देते। हमेशा जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी है वो मेटल्स में से गुजरती है, जैसे लोहा हो गया या सोना हो गया या चांदी या तांबा हो गया, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों गुजरती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि बगमिस्टर फुलरीन के अंदर कोई उसकी जो सरफेस है वो चार्ज नहीं है, उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर नहीं है, हमेशा पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये आपने बगमिस्टर फुलरीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो याद कर लेनी है। उसके बाद एक और हमारे पास एलिमेंट है सल्फर, उसके दो एलोट्रोप हैं, उनके बस आपने नाम याद कर लेने हैं। पहला एलोट्रोप जो है उसे हम कहते हैं कि वो रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा जो आइसोटोप है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है, मोनोक्लाइन फॉर्म में। दो एलोट्रोप्स हैं किसके? सल्फर के। क्लियर हो गया? जो बगमिस्टर फुलरीन है सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो आपने याद कर लेनी है। बगमिस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर सफेयर है, बगमिस्टर फुलरीन जो है उसमें कार्बन एटम्स पेंटागन और हेक्सागन के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ये ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर के ऊपर स्टेबल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके दरमियान, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। केज लाइक ये स्ट्रक्चर बनाते हैं पिंजरे की तरह का, और ये चार्ज भी नहीं होते, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एक प्रॉपर्टी इसकी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, मेल्टिंग पॉइंट लो मतलब जल्दी ये पिघल जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन ये स्टेबल होते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर, और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। क्लियर है?